तो दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बैंक गारंटी के बारे में कि बैंक के पास कौन कौन सी गारंटी होती है, बैंक कौन कौन सी गारंटी देता है। ठीक है, तो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। चलिए देखते हैं एक एक करके कि क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं बैंक गारंटी क्या होता है। बैंक गारंटी इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडेड बाय अ बैंक टू इंश्योर दैट डेब्ट्स ऑब्लिगेशन टू अ क्रिएटर विल बी मेट। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ये बताया कि बैंक की जो गारंटी एक प्रकार की सुरक्षा होती है, जो बैंक क्या की जाती है, बैंक के द्वारा दी जाती है। किसको दी जाती है? जो भी व्यक्ति, या सुनिश्चित करती है बैंक की कोई भी व्यक्ति या फिर कोई संपत्ति या कोई कंपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाती है, तो बैंक उसके बदले ओर से भुगतान करता है। तो बैंक एक गारंटी देता है। ठीक है, सपोज दैट होता क्या है कि मैं भी एक एग्जांपल के लिए समझा देता हूँ आपको कि बैंक जो गारंटी देता है वो कैसे देता है। एक एक करके आपको समझाता हूँ। होता ये है कि मेरे कोई प्रोडक्ट लेना है सपोज दैट, ठीक है, जैसे ईएमआई वगैरह हमको लेना है। तो बैंक क्या करता है ना दोस्तों, हम कार खरीद लेते हैं ईएमआई पे, तो बैंक क्या करता है, कंपनी को पेमेंट कर देता है। लेकिन अगर हम पेमेंट नहीं करते तो बैंक क्या करेगा, बाई बैक तो करने के लिए उसके पास कुछ अमाउंट तो होना चाहिए ना, मतलब कुछ सिक्योरिटीज तो करनी पड़ेगी ना उसको। तो वो क्या करता है, जो हम गाड़ी खरीदते हैं उसको उठा ले आता है। ठीक है, तो एज अ गारंटर रहता है बैंक हमारा। ठीक है, कि अगर इंसान अगर पेमेंट नहीं कर रहा है तो हम पेमेंट करेंगे। कितने तरह की गारंटी देता है बैंक? टाइप्स ऑफ बैंक गारंटी कितने तरह की होती है? फाइनेंशियल गारंटी। ठीक है, फाइनेंशियल को हिंदी में क्या बोलते हैं? वित्तीय गारंटी। ठीक है, यह गारंटी सुनिश्चित करती है कि उधार लिया गया पैसा चुकाया जाएगा फ्यूचर में। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा है, इफ अ कंपनी टेक अ लोन एंड द बैंक प्रोवाइड अ फाइनेंशियल गारंटी, द बैंक विल रीपे द लोन इफ द कंपनी फॉल्स टू डू सो। यदि एक कंपनी ने बैंक से ऋण लिया और गारंटी दी गई, तो अगर कंपनी पैसा नहीं चुकाएगी तो बैंक क्या करेगी, उसका पैसा का भुगतान करेगी। ये होती है फाइनेंशियल गारंटी। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो गारंटी है वो कौन सी है? परफॉर्मेंस गारंटी। परफॉर्मेंस गारंटी क्या होती है? इंश्योर द परफॉर्मेंस ऑफ द सर्विस और द कंप्लीटेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ पे यह बताया गया कि यह गारंटी सुनिश्चित करती है कि सेवाओं या परियोजनाएं, मतलब कि कोई भी सर्विसेज या कोई भी प्रोजेक्ट ठीक से पूरा होगा। अगर नहीं होगा तो उसका भी जो भुगतान है वो कौन करेगा? बैंक करेगा। तो एक परफॉर्मेंस की भी वो गारंटी देती है। कौन देती है? बैंक देती है। तीसरा जो यहाँ पॉइंट दिया मैंने, बीट बॉन्ड गारंटी दिया है। ठीक है, ये तीसरी टाइप की गारंटी कौन सी गारंटी है? बीट बॉन्ड गारंटी। इंश्योर दैट द बीडर विल ऑनर द देयर बीड एंड साइन द कॉन्ट्रैक्ट इफ दे विन। ठीक है, एग्जांपल के लिए समझते हैं, इन टेंडर प्रोसेस अ बैंक गारंटी इंश्योर द विनिंग बीडर विल बी प्रोसीड विद द कॉन्ट्रैक्ट। यह एक गारंटी सुनिश्चित करती है या करता है कि वो ये बताता है कि जो भी बोली लगाएगा, जो भी गारंटर होगा, ठीक है, वो अपनी बोली स्वीकार करेगा अगर लगाएगा तो। सपोज दैट कि मैं बोली लगाते गया एक चीज का 5 करोड़ लगा दिया, सामने वाला भी लगाते गया, वो भी 4.5 करोड़ पर रुक गया, तो मैं 5 करोड़ के बाद बदल नहीं सकता हूँ, मेरे को लेना पड़ेगा वो, अगर मैंने उतना बोली लगाया है तो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? टेंडर। ठीक है, बैंक में एक इसको टेंडर बोलती है। चौथा जो यहाँ पे मैंने दिया है दोस्तों गारंटी के तौर पे, मैंने क्या मतलब बैंक ने दिया है, एडवांस पेमेंट गारंटी। ठीक है, बैंक क्या करती है? एडवांस पेमेंट गारंटी भी आपको देती है। प्रोटेक्ट द बायर इफ द सेलर डज नॉट फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर रिसीविंग एन एडवांस पेमेंट। ठीक है, अगर पेमेंट रिसीव हो जाने के बाद अगर गुड्स और सर्विसेज नहीं देता है बायर, ठीक है, तो क्या होगा? इसमें भी गारंटी उसको लेना पड़ेगा बैंक को कि हाँ भैया हम आपको पेमेंट करेंगे, अगर हमको आपको पेमेंट या फिर गुड्स और सर्विसेज रिसीव नहीं होता है तो। ठीक है, यदि कोई विक्रेता अग्रिम भुगतान के बाद काम नहीं करेगा, मतलब पहले भुगतान के बाद काम नहीं करेगा, तो खरीदार जो होगा उसका पैसा वापस मिलेगा। ये कौन कहता है? ये बैंक देता है गारंटी। किसको देता है? जो खरीदार होता है उसको। तो ये तो कुछ टाइप की गारंटीज थी, उसको हमने देख लिया एक एक करके। आगे हम थोड़ा शॉर्ट नोट्स में देख लेते हैं कि जो यहाँ पे बासिल नॉर्म्स है वो कौन कौन से हैं यहाँ पे। ठीक है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, इसमें क्या होता है, कैसे होता है, सारी जानकारी आपको देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बासिल नॉर्म्स क्या होता है उसको जानते हैं। इसमें दोस्तों ये बताया गया है, बासेल नॉर्म्स आर इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन इशू बाय द बासेल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन टू इंश्योर दैट बैंक मेंटेन एडुकेट कैपिटल टू ऑब्जर्व पोटेंशियल लॉसेस एंड प्रोटेक्ट डिपॉजिटर। यहाँ पे दोस्तों ये बताया गया है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय नियम है, बैंकिंग का एक अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल रूल है, जो यह सुनिश्चित करता है कि बैंक के पास पर्याप्त पैसा होना चाहिए ताकि वे किसी भी नुकसान को संभाल सके फ्यूचर में होने वाले, और जो लोगों की जमा की गई राशि उसको भी एक जमा की गई राशि को एक तरह से सुरक्षा कर सके। ठीक है, यहाँ पे यही बताया गया है। ठीक है, बासेल नॉर्म्स क्या होते हैं एक एक करके हम देखते हैं। यहाँ पे 3 जैसे मैंने दिए हैं। पहला जो है बासेल नियम, कितना 1988 में किस पे फोकस किया गया? फोकस ऑन मेंटेनिंग सफिशिएंट कैपिटल बेस्ड ऑन बैंक रिस्क प्रोफाइल। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया है बैंक को जो जोखिम के अनुसार अपना पूंजी बनाए रखने की जरूरत है। मेन इसमें यही फोकस किया गया था। मैं इसको शॉर्ट में आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, अगर आपको
पूरा डीपली आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम इसके ऊपर एक और वीडियो बना देंगे, ठीक है। इसमें यह बताया गया था दोस्तों, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क वेटेड एसेट एंड सेट अ मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, सीईआर, जो 8% मिनिमम आपका यहाँ पे अनुपात होना चाहिए किसका, पूंजी का, ठीक है। जो भी संपत्ति है उसका 8% कम से कम आपके पास होना ही चाहिए, इस नियम में ये बताया गया। तो उसके बाद दोबारा इसको इंट्रोड्यूस करके ले आया गया बासेल 2004 नियम में क्या था उसको भी देखते हैं हम लोग कि क्या कहते हैं। एक्सपेंड ऑन द बासेल बाई फर्स्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग 3 पिलर, इसमें 3 पिलर को इंट्रोड्यूस किया गया था। कौन कौन से थे, काफी इंटरेस्टिंग थे, देखते हैं। पहला है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है। कंटिन्यू द फोकस ऑफ कैपिटल एडुकेशन, मिनिमम कैपिटल इनके पास होना चाहिए अपने बैंक को चलाने के लिए, मतलब कुछ अमाउंट तो होने चाहिए, जिससे उससे कम अमाउंट नहीं होना चाहिए, मिनिमम चाहिए कि डे टू डे एक्टिविटी मीट कर पाए और जो उनके इन्वेस्टर हैं या डिपोजिटर है उनको भी वो देख सकें, ठीक है। मतलब पूंजी पर पूरा पूरा यहाँ पे उनको ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा यहाँ पे सुपरवाइजरी रिव्यू, ठीक है। इनकम्बेंट बैंक टू डेवलप बेटर रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक, बैंक को क्या करना है, अपने बेटर रिस्क मैनेजमेंट करना है, मतलब कि फ्यूचर में अगर कोई भी रिस्क रहता है तो उसको मैनेज करे, उसके हिसाब से अपने पास फंड रखे ताकि कोई भी दिक्कत ना आए बैंक को, ठीक है, चलाने के लिए। तीसरा यहाँ पे दिया था उन्होंने पिलर में मार्केट डिसिप्लिन, इनहेंस डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर बेटर ट्रांसपेरेंसी। इसका मतलब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये है कि आपको क्या करना है, अधिक से अधिक खुलासा करने की आवश्यकता है अपने बारे में, बताने की हमारे बैंक में ये चीजें हैं, ये ऑप्शन है, ताकि आपके पास लोग इन्वेस्ट करें और पैसा आ पाए, ठीक है, समझ गए। ये दूसरा क्या होता है बासेल नियम। अब तीसरा हम जान लेते हैं तीसरा क्या होता है, और ये आखिरी ही है मान के चलिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या कहता है। ये 2010 में लाया गया, इसको इंट्रोड्यूस किया गया 2008 की जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसको देखते हुए, ठीक है। इसमें भी कुछ की इम्प्रूवमेंट हुए थे, उसको भी हम लोग जान लेते हैं। पहला हायर कैपिटल रिक्वायरमेंट, इंक्रीज द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ कैपिटल बैंक मस्ट होल्ड, ठीक है। कैपिटल इसमें आपको ज्यादा चाहिए, तो आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा आपको चाहिए होता है। हायर कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब स्टार्ट करने के लिए, अपने बैंक को चलाने के लिए। लिवरेज रेशियो, लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट और यहाँ पे काउंटर साइक्लिकल बफर्स, इन तीनों को हम लोग एक एक करके जान लेते हैं कि ये तीनों होता क्या है। इंट्रोड्यूस अ नॉन रिस्क बेस्ड लिवरेज रेशियो टू प्रिवेंट एक्सेसिव लिवरेज, यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है दोस्तों इसमें बासेल 3 के नियम में कि में ये बताया गया है कि अत्यधिक लेवरेज को रोकने के लिए बैंकों के पास एक पर्याप्त तरल पूंजी या संपत्ति होना चाहिए कि कोई भी लॉस हो, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो तो उसको उस पैसे से वो रोक सके, ठीक है। उच्च क्रेडिट जो यहाँ पे दिया गया है ना, काउंटर साइक्लिकल बफर में एडिशनल कैपिटल रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग पीरियड ऑफ हाई क्रेडिट ग्रोथ एंड प्रिवेंट एक्सेसिव रिस्क टेकिंग, यहाँ पे ये बताया गया कि जो उच्च क्रेडिट वृद्धि के समय आंतरिक पूंजी की आवश्यकता होती है, मतलब आपको जब क्रेडिट उधार दिया जाता है, चाहे आपको देना पड़ जाता है, तो उस समय आपके पास काफी कैपिटल होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा कैपिटल की यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट होती है। इसका कुछ इंपॉर्टेंस भी है तो उसको भी देख लेते हैं एक एक करके दोस्तों, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है तीनों जान लेते हैं। पहला स्टेबिलिटी, हेल्प मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम, एक स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं बैंक इससे, इस नियम के हिसाब से कि इतना अमाउंट होगा तो बैंक काफी अच्छे से रन कर पाएगा, मतलब स्मूथली सब कुछ चलाने के लिए ये प्रॉब्लम है, ये प्रोसेस हमको फॉलो करना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट हो जाता है, काफी रिस्क को हम मैनेज कर सकते हैं अगर हम इस पे काम करते हैं तो, ठीक। और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है किसके में, डिपॉजिट और इन्वेस्टर में। क्या होता है कि डिपॉजिट और इन्वेस्टर में क्या होता है, वो लोग आते हैं अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग कंपनी के या अलग अलग बैंक के बॉन्ड वगैरह में, ठीक है। तो उससे क्या होता है, इनका कैपिटल और ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो होप करता हूँ कि आपको शॉर्ट में समझ में आ गया होगा। और इसके ऊपर हमने क्या बात कर ली, बैंक की जो गारंटी होती है उसको करके हमने एक एक करके डिस्कस कर लिया है कि बैंक की गारंटी कौन कौन सी होती है यहाँ पे। तो होप करता हूँ पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।